अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसिड बेस रिएक्शंस को। एसिड बेस रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। इफ़ एन एसिड एंड बेस आर ब्रॉट टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद ईच अदर अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो एक सॉल्ट बन जाता है। फॉर दिस रिएक्शन सॉल्वेंट मस्ट बी वन ऑन विच एसिड एंड बेस कैन एग्जिस्ट। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। जब भी हम HCl को जब हम NaOH एक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक सॉल्ट बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, और साथ हमारे पास एक सॉल्वेंट बनेगा H2O। द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूट डिपेंड्स अपॉन ऑटोआयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो जो एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूट की होगी वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी उस सॉल्वेंट की ऑटोआयनाइजेशन पे। यानी कि जैसे हम H2O के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास एक बन जाएगा H2O पॉजिटिव, एक कैटाइन बन जाएगा और साथ OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। सिमिलरली अगर अमोनिया को रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास एक कैटाइन बन जाएगा और एक एनाइन बन जाएगा। द सॉल्ट विच कंटेन H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, SO+2 आयन्स behaves as an acid, and the salt which contain OH negative, NH2 negative and SO3-2 ions act as base in water and liquid NH3। कोई भी सॉल्ट जो पानी में या लिक्विड अमोनिया में हो तो और उसके पास H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव या NH4 पॉजिटिव SO+2 आयन्स हो तो वो एज एन एसिड एक्ट करेगा। और ऐसे सॉल्ट जिनके पास OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव या SO3-2 आयन्स हो तो एज अ बेस एक्ट करेंगे। सॉल्वेंट विच increases the cationic species in solvent is called acid, and that which increase the anionic species in solvent is called a base। ऐसा सोल्यूट जिसको अगर हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करें तो हमें कैटायोनिक स्पीशीज़ दे तो हम उसको एसिड करेंगे, और ऐसा सोल्यूट जिसको अगर हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करें और वो हमें एनायनिक स्पीशीज़ दे तो हम उसको बेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा रिएक्शन है जो हमें प्रेसिपिटेट्स देगा। In such reactions, formation of precipitates occurs when the solution of two different compounds is mixed and is one of most familiar chemical reaction। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो मोस्ट फेमिलियर केमिकल रिएक्शन में से एक है, और इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स को हम मिक्स करते हैं और जो फिर रिएक्शंस करवाते हैं उनका, और फिर हमें एंड पे हमारी प्रोडक्ट क्या होती है वो एक प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। सच रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इन सम पार्टिकुलर सॉल्वेंट। दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट व्हेन वी वांट टू सेपरेट द डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द मिक्सचर। अच्छा, तो इन्होंने कहा है कि ये जो रिएक्शन है ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, जो सॉल्वेंट हम इस रिएक्शन में यूज़ करेंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम कब करवाते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम तब करवाते हैं जब हमें किसी मिक्सचर में से अपने डिज़ायर्ड जो है वो सोल्यूट को अलग करना हो। तो जब हम सोल्यूट को अलग करेंगे, ठीक है, ज़ाहिर बात है हमने कोई ना कोई तो सॉल्वेंट इसमें यूज़ करना है ना, करना पड़ेगा। तो हमने कोई ना कोई जो भी हमने इसमें जो सॉल्वेंट ऐड करना है, हमने ऐसा सॉल्वेंट ऐड करना है जिसमें वो जो सोल्यूट है जिसको हमने उस मिक्सर में से अलग करना है वो बिल्कुल भी उसमें सोल्युबल ना हो। अब ऐसा हम क्यों करेंगे? क्यों वो बिल्कुल भी सोल्युबल ना हो? क्योंकि अगर वो सोल्युबल हुआ तो जिस सोल्यूट को अलग करना है वो तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो वो उसमें सोल्युबल हो जाएगा ना। तो फिर हमने ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें वो जो सोल्यूट है वो बिल्कुल भी सोल्युबल ना हो, ताकि हम इजीली उस सोल्यूट को उस मिक्सचर में से अलग कर सकें। इसलिए जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो उस सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में यूज़ करेंगे। तो इसीलिए जब भी हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवाएं सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमने ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना है जिसमें वो सोल्यूट बिल्कुल भी सोल्युबल ना हो। जैसे नीचे एक एग्जांपल दी गई है कि जिसमें हम बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 को 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम पानी की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन को लिक्विड अमोनिया यानी लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में अगर हम ये रिएक्शन करवाएं ना तो हमारे पास प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पता क्या होगा? इसमें रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो होगा ना सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ये जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे वो दोबारा से NH3 के साथ रिएक्ट करके रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, और हमारे पास फिर हमारा जो रिएक्टेंट था ना वही हमारी प्रोडक्ट में बन जाएगा। नहीं, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के वाइट PPT बन जाएगा, तो फिर हमारा रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो लिहाजा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को करवाने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करें जिसमें जो है वो सोल्यूट बिल्कुल भी सोल्युबल ना हो, ठीक है, और जिसमें रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट ना हो और हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट ईजिली बन जाए। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है वो साइमल्टेनियसली अकर हो रहे होते हैं, तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज
लूज़ होते हैं और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई भी स्पीशी ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी और रिडक्शन में कोई स्पीशी ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ना वो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता है और जो दूसरा होता है वो उसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होता है, तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दे देते हैं। द रिएक्शन सच एज कम्बस्टन, अब इनकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं ऐसे रिएक्शन, अब इनकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जैसे कम्बस्टन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल्स है। दे ऑल इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज। ये जो जितने भी रिएक्शन मैंने मतलब यहाँ पे एग्जांपल्स में बताइए जैसे कम्बस्टन, कॉम्बिनेशन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें यही होता है कि एक जो स्पीशी होती है वो इलेक्ट्रॉन दे रही होती है तो दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन ले रही होती है। मोस्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सॉल्वेंट और आयनिक। ज़्यादातर जो रिडॉक्स रिएक्शन है जिनको हम सॉल्वेंट में मतलब अकर करवाते हैं तो वो ज़्यादातर जो होते हैं वो आयनिक होते हैं। कुछ जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं ना वो एक्वस में भी हो जाते हैं और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे SnCl2 + 2HgCl2 को अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो SnCl4 + Hg2Cl2 बनेगा। और ये जो और इसके सिल्की प्रेसिपिटेट्स हमारे पास जो हैं वो बन जाएंगे अल्कली, अल्कलाइन एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी अल्कली, अल्कलाइन और जितने भी F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना वो हमें क्या देंगे, वो हमें ब्लू कलर का सोल्यूशन देंगे। अगर हम उनको लिक्विड अमोनिया में करवाएं ना इनका ये जो रिडॉक्स रिएक्शन तो वो हमें ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट देंगे। लेकिन अगर हम मेटल कंसनट्रेशन को अगर हम उस मेटल की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे ना तो ये जो सोल्यूशन होगा उसका कलर ब्राउन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मेटल की कंसनट्रेशन को बढ़ा देंगे ना तो वो जो सोल्यूशन का कलर ब्लू होगा ना वो ब्राउन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एम्फोटेरिक रिएक्शन। अब एम्फोटेरिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? वाटर इज़ एम्फोटेरिक रिएक्शन, वाटर इज़ एम्फोटेरिक। अब वाटर जो है वो एम्फोटेरिक है। वाटर एम्फोटेरिक क्यों है? क्योंकि वाटर जो है वो एज एन एसिड भी रिएक्ट करता है और एज एन बेस भी रिएक्ट करता है। यानी कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें जो पानी है वो एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा होता है और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें जो पानी है वो एज अ बेस रिएक्ट कर रहा होता है। According to Bronsted-Lowry definition, an acid is defined as a species which donates a proton in a reaction, and base is species that receives proton. वो ब्रोनिस्टेड-लोरी एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था, उसने एसिड और बेस को डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? उसने कहा था कोई भी स्पीशी जो किसी एक रिएक्शन हो रहा है और उसमें वो प्रोटॉन डोनेट कर रही है तो वो एसिड होगी। और इसके अलावा और इसके बरअक्स उसने कहा था कोई भी स्पीशी जो प्रोटॉन को रिसीव करे किसी रिएक्शन में वो एज अ बेस होगी। When reacting with a strong acid, water acts as base. When reacting with a stronger base, water acts as acid. अब हमने पढ़ा है ना कि जो वाटर है वो एम्फोटेरिक है। वो वाटर एम्फोटेरिक क्यों है कि जो वाटर है वो जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो वो एज अ बेस खुद वो बेस के तौर पर रिएक्ट करेगा। लेकिन जब भी हम इसको किसी स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ स्ट्रॉन्गर बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो एज एन एसिड रिएक्ट करेगा। जैसे नीचे एक एग्जांपल दिए HCl + H2, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर पानी को रिएक्ट करवाएंगे ना तो वो एज अ बेस रिएक्ट करेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H3O पॉजिटिव आयन + Cl नेगेटिव आयन। और इसी तरह अगर हम पानी को एक एसिड यानी अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे NH3 के साथ तो ये वही जो H2O है वो एज एन एसिड रिएक्ट करेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो NH4 पॉजिटिव + OH नेगेटिव बनेगा। अब ये जो पानी है वो एम्फोटेरिक है। वो क्यों एम्फोटेरिक है? इसकी वजह क्या है कि वो किसी के साथ बेस के तौर पर रिएक्ट करता है और किसी के साथ एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है। इसकी वजह है कि जो H2O है इसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। ये जो 2 लोन पेयर हैं ये इसकी वजह है इसकी एम्फोटेरिक मतलब जो रिएक्ट करते हैं ना एम्फोटेरिक के तौर पे, इसकी वजह ऑक्सीजन का लोन पेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्वोलिसिस और सोल्वोलिटिक रिएक्शन। Chemical reactions in which solvent molecules are attached to the solute molecules without any change called solvation reaction. अब सोल्वोलिसिस रिएक्शंस कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें जो है वो 2 चीज़ें रिएक्ट तो कर जाती हैं लेकिन उनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, और उसको हम सोल्वोलिसिस रिएक्शंस कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर हम पानी को नमक में ऐड कर दें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ना कलर चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और अगर हम पानी को मतलब इवेपोरेट करवा दें, पानी जब इवेपोरेट कर जाएगा तो वापस जो हमारे पास फिर जो सॉल्ट होगा वो वैसे का वैसे बच जाएगा। तो यानी ना उनमें कोई केमिकल चेंज हुआ
और वो वैसे ही बस वो आपस में मिल के बैठ गए, तो वो जो रिएक्शन उनके दरमियान हुआ था वो सोल्वोलिसिस था। और अगर हम पानी को वो इवेपोरेट करवा दें तो फिर हमारे पास जो था वो हमारा सोल्यूट वैसे का वैसे ही बच जाएगा, तो इसको हम सोल्वोलिसिस रिएक्शंस कहेंगे। अब जो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं ना, इनमें जो इंटरेक्शन होगी उन कंपाउंड्स या उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वो कौन सी होंगी, उनकी 3 टाइप्स हैं। या तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, या फिर वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगी। नीचे एक और एग्जांपल दी गई है कॉपर सल्फेट प्लस 5H2, यानी कॉपर सल्फेट को जब हम H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CuSO4.5H2O। इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसी अगर हम H2O को रिप्लेस कर दें लिक्विड अमोनिया के साथ तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों कलर चेंज हो जाएगा? क्योंकि जो अमोनिया वो एज अ लिगेंड एक्ट करेगी और हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन जाएगा, और फिर जिसकी वजह से जो है वो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, और वो इंटेंस ब्लू कलर, यानी कि वो गाढ़ा सा ब्लू कलर गाढ़ा नहीं सॉरी काफ़ी डार्क ब्लू कलर जो है वो उसका बन जाएगा। और ऐसे सॉल्वेशन रिएक्शन जिनमें हम अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो हम उसको अमोनिएशन रिएक्शन कहेंगे। और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट यानी कि जो भी रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा वो उसको सोलवेट्स कहते हैं, यानी सोल्वोलिसिस जो रिएक्शंस होते हैं उनमें जो प्रोडक्ट बनता है उनको सोलवेट्स कहते हैं। लेकिन जो इसी बात को उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर हम ऐसा सोल्वेशन रिएक्शन जिनमें हम अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे ना, तो वो जो रिएक्शन होगा वो अमोनिएशन रिएक्शन होगा, और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा ना उसको हम नाम किसके मुताबिक देंगे, हम उसको नाम देंगे उस सॉल्वेंट के मुताबिक जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में हम जिस सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे उसके मुताबिक हम उसको नाम देंगे। जैसे ये जो सॉल्वेंट है, अगर हम सॉल्वेंट यूज़ करें अमोनिया NH3, तो जो हमारे पास सॉल्वेंट बनेगा वो उसको हम नाम देंगे अमोनिएट्स का। इसी तरह अगर हम सॉल्वेंट H2 यानी पानी अगर हम यूज़ करें तो जो सॉल्वेंट बनेगा उसको हम नाम देंगे हाइड्रेट्स का। और अगर हम एसिटिक एसिड यानी CH3COOH को हम यूज़ करेंगे तो हम जो सॉल्वेंट बनेगा उसको हम नाम देंगे एसीटेट्स का। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? दे अकर इन बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। रिडॉक्स रिएक्शन जो थे वो भी एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हो जाते थे, और इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस हैं वो भी एक्वस में भी हो सकते हैं और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे कुछ दी हैं कि CuSO4 + 4H2। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी। जैसे एग्जांपल है CuSO4 का अगर हम H2O के साथ रिएक्ट करवाएं, यानी कॉपर सल्फेट को पानी के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास एक इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CuH2O4 और ब्रैकेट के बाद SO4, यानी इतना बड़ा हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस का। Confirmatory test of Al3 positive if small amount of NaOH is added, then white PPT. If more NaOH is added, then PPT dissolved due to complex formation. इधर इन्होंने कहा है कि अगर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करें एलुमिनियम का, यानी Al3 पॉजिटिव का अगर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करें तो हम थोड़ी सी अमाउंट डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो हमारे पास जो है वो वाइट PPT बनेंगे। लेकिन अगर हम उसी अमोनिया की जो है वो मतलब थोड़ी सी अमाउंट और ज़्यादा डाल दें, थोड़ा और अमोनिया उसमें ऐड कर दें, तो वो जो PPT होगा ना वो डिज़ोल्व कर जाएगा। जो प्रेसिपिटेट्स हमारे पास बनेंगे ना, जो वाइट PPT बनेंगे वो डिज़ोल्व कर जाएंगे और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो फिर हम उस रिएक्शन का नाम दे देंगे जी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस क्या है? इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्म वन प्रोडक्ट, द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ तो 2 या 2 से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, वो आपस में मिलेंगे और हमारे पास एक प्रोडक्ट बना के दे देंगे, और इसको हम कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कह देंगे। यानी 2 चीज़ें थी वो आपस में मिलकर उन्होंने हमें एक प्रोडक्ट दे दिया, तो हमने उसको कहा कि वो कंबाइन कर गई, यानी कि वो कंबाइन करके वो आपस में जुड़ के उन्होंने हमें एक प्रोडक्ट दे दिया, तो हमने उसको नाम दे दिया कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का। बट अब इसकी एग्जांपल है जैसे 2Na, सोडियम को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, तो ये भी जो है वो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ कोल टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस की। डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस और रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स मोर देन वन प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि अगर हम कंडीशंस को चेंज कर दें और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी रिलेटिव अमाउंट को चेंज कर दें, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही होगा, एक से ज़्यादा भी बन सकता है अगर हम कंडीशंस को चेंज कर दें।
नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन आर रियली द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज यानी किसी भी चीज़ को तोड़ना, उसको डिवाइड करना छोटे पार्ट्स में। यानी पहले हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब था दो चीज़ों को आपस में जोड़ना यानी कंबाइन करना, और डिकम्पोजिशन तोड़ना। तो इन्होंने यही चीज़ इधर कही है कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है। इन दिस रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। अब इनमें क्या होता है कि एक जो चीज़ होती है यानी एक कंपाउंड हम उसको लेंगे और वो टूट कर वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, और वो ब्रेक डाउन करके हमें दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस हमें दे देगा। जैसे पानी, और पानी को अगर हम उसका ब्रेक डाउन करवा दें तो वो हमें क्या देगा? वो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे देगा। इसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस एंड वाटर। इस तरह अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन करवा दें तो वो भी हमें ऑक्सीजन गैस और साथ पानी का एक मॉलिक्यूल दे देगा। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास एक कंपाउंड होगा और उस कंपाउंड में एक एलिमेंट होगा, और वो जो एलिमेंट होगा वो जो होगा उस कंपाउंड को हम जिस चीज़ के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, उसके पास जो जिस एलिमेंट या जिसके साथ रिएक्ट करवाएंगे वो उसकी निस्बत कम एक्टिव होगा। यानी कि हमारे पास एक कंपाउंड है और उसके पास एक एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव किसी भी निस्बत है जिसके साथ हम उसको रिएक्ट करवाने वाले हैं। तो जिसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे वो ज़्यादा एक्टिव होगा, तो वो क्या करेगा? उस लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आगे वहाँ पे अटैच कर देगा। तो हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे इधर एग्जांपल है कि अगर हम कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा कि ये जो कॉपर है वो उधर से डिस्प्लेस कर जाएगा। क्यों डिस्प्लेस करेगा? ये जो कॉपर सल्फेट है वो जिंक की निस्बत लेस एक्टिव है। कॉपर जो है वो लेस एक्टिव है तो वो वहाँ से उसको छोड़ के चला जाएगा, और जो जिंक होगा वो जाके सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। अब हमने यही चीज़ पढ़ी है ना, ये जो जिंक है, हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट में यही चीज़ पढ़ी थी कि जो लेस एक्टिव होगा वो छोड़ जाएगा, और जो ज़्यादा एक्टिव होगा वो आके साथ उस कंपाउंड के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो जिंक आगे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, जिंक आगे सल्फेट के साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब यही है कि जो जिंक है वो ज़्यादा एक्टिव है कॉपर की निस्बत। नेक्स्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, अगर एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है तो उसको हम नाम दे देंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लेकिन अगर कोई कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको नाम दे देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ओनली वन केमिकल स्पीशीज डिस्प्लेस्ड। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और मेटाथेसिस रिएक्शंस टू स्पीशीज आर डिस्प्लेस्ड। वही जो मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस अकर इन सॉल्यूशन एंड आइदर insoluble solid precipitation रिएक्शन और वाटर न्यूट्रलाइजेशन विल बी फॉर्म। अच्छा, ज़्यादा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना वो या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं या फिर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। यानी ये जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की मतलब फर्दर जो है वो टाइप्स हैं। नेक्स्ट है कंबस्टन केमिकल रिएक्शन। अब कंबस्टन केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? कंबस्टन केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन द कंपाउंड यूजुअली वन कंटेनिंग कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस इन एयर। अब कंबस्टन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कार्बन मौजूद हो, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो, और अगर हम उसको एयर यानी एयर की मौजूदगी में उसको बर्न करवाएं ना तो हम उसको कंबस्टन रिएक्शन कह देंगे। अब एयर में क्या होता है? एयर में ऑक्सीजन होती है, तो वो जो भी कंपाउंड होगा जिसके पास कार्बन होगी तो वो उस एयर की मौजूदगी में बर्न कर जाएगा, ठीक है, जल जाएगा, तो हम उसको कंबस्टन का नाम दे देंगे। और ये जो कंबस्टन केमिकल रिएक्शन है हम उसको बर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड बर्निंग। हीट इज़ मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट कंबस्टन रिएक्शंस। यानी कि कंबस्टन केमिकल रिएक्शन जो होंगे ना उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास हीट होगी। जैसे नीचे एग्जाम्पल है C3H8 यानी प्रोपेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है। सॉरी, अगर हम इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करवाएंगे ना तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3CO2 + 4H2 यानी 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 4 पानी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये जो होगा वो कंबस्टन केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। और कंबस्टन केमिकल रिएक्शन की जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास हीट ही होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।